क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है काम करने के बाद कि हमें नज़रों से भी पता चल जाता है कि हाँ, ये आदमी कुछ छुपाना चाहता है। अगर आप सेवा भाव से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होगा। आप सुबह से लेकर के शाम तक जो भी काम आपको दिया जाएगा उस प्रकार से करेंगे। बड़ा मज़ा आता है देश की सेवा करने में और नागरिकों की भी सेवा करने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी जो है ये तीसरी पीढ़ी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पिताजी भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। चाइना में करेंसी, वहाँ के कुछ सिक्के हुआ करते थे, कॉइन होते थे, वो बंद हो गए थे, तो उन्होंने उनको डंप किया और डंप करके वो सारा का सारा जो चीज़ थी वो इंडिया में भेजा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेटल की जो कीमत है इंडिया में, जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनके ऊपर बुरा असर पड़ने वाला था, क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा वो डंप करके हमारे देश में भेजने की कोशिश करी। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े कम ज़रूर हो सकते हैं, तो हिम्मत बढ़ानी पड़ती है और रिसोर्सेज कम रखने पड़ते हैं या रहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो में द वेंकटेश शो। दोस्तों, हम लोग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जब ट्रैवल करते हैं तब कस्टम डिपार्टमेंट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। उसी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश हम इस एपिसोड में करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है कस्टम ऑफिसर आशुतोष सर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश जी कि आपने मुझे अपने शो में आने का मौका दिया। जी सर जी। सर, जो मेरी ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस कह सकते हैं हम, एज ग्रुप इन बिटवीन 25 to 35 to 40। ओके, आपका मतलब यंगस्टर्स हैं बेसिकली। यंगस्टर्स है बेसिकली, और उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है जी कस्टम डिपार्टमेंट को लेके। अच्छा, क्वेश्चंस भी है और एक डर भी है। कस्टम ऑफिसर एक काइंड ऑफ जी 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 डर होता है ट्रैवल करते हैं तो। जी जी तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि कस्टम ऑफिसर होता क्या है और वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। जी जी। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कस्टम्स ऑफिसर जो है वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, आपकी मदद करने के लिए हैं, आपको डराने के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि आप एक भारत के सिटीज़न हैं जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, भारत के सिटीज़न हैं, या फिर कोई फॉरेन इंटरनेशनल पैसेंजर भी जो या फिर फॉरेन नेशनल भी इंडिया में आना चाहता है तो वो भी मोस्ट वेलकम है। उनको सबको फैसिलिटेट करने के लिए कस्टम्स के ऑफिसर हैं। तो पहली बात जो हमारे मेंटलिटी में जो ये बैठी हुई है कि हमें जो एक डर है वो भावना निकालनी है, हम लोग जो कस्टम्स के ऑफिसर्स हैं वो फैसिलिटेट करने के लिए हैं। करेक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि आप कस्टम्स को अगर जानना चाहते हैं तो भारत सरकार के अंडर में काम करने वाला एक विभाग या डिपार्टमेंट है, CBIC बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके अंडर में कस्टम्स काम करता है और बेसिकली इनका काम है, अगर आप कस्टम्स को हिंदी में समझेंगे तो सीमा शुल्क कहा जाता है। जो उस नाम से ही समझ में आ रहा है कि कभी भी आप किसी भी देश की सीमा को अगर पार करते हैं तो उसमें कुछ शुल्क लगना चाहिए, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट चलती है उसके लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है। तो वो जो शुल्क वसूलने का जो काम है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट का होता है। तो बेसिकली हम लोग एयरपोर्ट पे और सी पोर्ट पे अपने देश के लिए जो है वो काम करते हैं। कस्टम रहता है जी, कस्टम रहता है जी। सर, एक या सिंपल हम लोग ऐसे कह सकते कि एक कस्टम ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई क्या करनी पड़ती है? कस्टम्स ऑफिसर बनने के लिए देखिए, ये भारत सरकार के अंतर्गत ये नौकरियां आती हैं कस्टम्स की, और भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे CBI है, आपका इनकम टैक्स हो गया है। तो इसके लिए सरकार ने एक चयन आयोग का गठन किया है, SSC कहा जाता है इसको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसमें आप अगर एक ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने स्नातक किया हुआ है, और अगर आपने +2 किया हुआ है, हायर सेकेंडरी किया हुआ है, तो दो अलग अलग लेवल के एग्जाम्स होते हैं इसके लिए। एक CGL बोला जाता है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल, और एक CHSL बोला जाता है, कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल। ओके। तो इन दोनों के थ्रू आप जो है इन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। और बाकी अगर इसमें अगर आप CGL के थ्रू जाएंगे तो ग्रुप B ऑफिसर्स बनेंगे, जैसे कि मैं बना था। हाँ। CHSL के थ्रू आप जाएंगे तो आप क्लरिकल लेवल्स में या टैक्स असिस्टेंट लेवल में जाएंगे। और अगर डायरेक्ट आपने UPSC का सिविल सर्विसेज क्रैक किया है तो आप ग्रेड 1 या क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे। ओके। और वो IRS ऑफिसर का आपको टैग मिलता है।
ऐसा कोई प्रोविजन है कि आप एक जूनियर लेवल पे ज्वाइन होते हो, जी 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 लेकिन आफ्टर एक्सपीरियंस, आफ्टर आपका वर्क देख के आप सीनियर पोजीशन पे जा सकते हो? इसको प्रमोशन बोलते हैं। हाँ, प्रमोशंस हमारे डिपार्टमेंट्स में रहते हैं। जैसे अभी मैं ग्रुप बी ऑफिसर हूँ और मैं एलिजिबल हो चुका हूँ क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए भी। Okay. तो मेरा कभी भी प्रमोशन होगा तो मैं क्लास 1 ऑफिसर, जो एक IRS ऑफिसर रहता है, वो उसके इक्विवेलेंट में बन जाऊंगा। Okay. और अगर कोई और भी जूनियर लेवल में भी हुआ है तो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं। Okay. आप वो एग्जाम दे करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज एक पीरियोडिकल टाइम के बाद में आपके प्रमोशंस भी मिल जाते हैं आपको, और उस प्रमोशन के थ्रू भी आप आगे लेवल तक जाते हैं। हाँ, तो एक स्टैग्नेशन नहीं है, आप आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। एग्जाम्स है डेफिनेटली। जी बिल्कुल। रिसेंटली सर मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था। अच्छा। तब एक्चुअली मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ओके। क्योंकि मेरे पास कैश था डेफिनेटली, ओके। फॉरेक्स कह सकते हैं, फॉरेन कंट्री का कैश। कैमरा था मेरे साथ। ओके। और कुछ वॉच वगैरह ऐसी चीज़ें थी। जी जी। तो मुझे तब क्वेश्चन ये मेरे माइंड में आया कि कितना कैश कैरी कर सकते। ओके। क्वेश्चन था फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, अगर कैमरा वगैरह कुछ वैल्यूबल चीज़ें हैं हमारे साथ जी तो कैरी कर सकते हैं तो क्या प्रोसीजर है? तो उसके बारे में थोड़ा सर प्लीज़ बताइए ना। जी जी जी। आपका ही कंसर्न नहीं है, बहुत से इंटरनेशनल जो लोग ट्रैवल करते हैं। हाँ, इवन मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी हैं जो साथ में स्कूलिंग के टाइम में फ्रेंड्स रहे हैं, वो लोग भी ट्रैवल करते हैं और उनको पता चलता है कि फ्रेंड हमारा है तो उनके भी यही सेम क्वेरीज रहते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप अगर बाहर के किसी कंट्री से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है, आप वहाँ पे जाकर के डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट में ये लेकर के चलना है। करेक्ट। और वहाँ पे जाकर के आप अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम क्या सामान ट्रैवल कर सकते हैं। हर चीज़ की एक ड्यूटी है। अगर आप पर्सनल यूज़ करने, जैसे आपने बताया कैमरा आप लेकर के ट्रैवल कर रहे थे, कैमरा आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन सब चीज़ों के ऊपर ड्यूटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन यदि आप वहाँ से सामान खरीद के लाना चाहते हैं और आप यहाँ पे किसी और उद्योग में या किसी अन्य चीज़ में आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी अथॉरिटीज़ को सच बताने का वो होना चाहिए। और आप सच बताएंगे तो आपकी बिल्कुल सही सहायता भी करेंगे। कैश के लिए लिमिट्स चेंज होती रहती हैं। अभी कुछ समय तक जो है वो $3,000 की लिमिट थी। आप $3,000 तक कैश अपने साथ में ट्रैवल कर सकते हैं लेकर के। ओके। साथ में गोल्ड के लिए भी लोग अक्सर पूछा करते हैं क्योंकि कई कंट्रीज में गोल्ड सस्ता मिलता है और वो लेकर के आने की इच्छा रखते हैं। तो मेल के लिए जो है, क्योंकि इंडिया में फीमेल्स ज़्यादा गोल्ड पहनती हैं, तो उनकी लिमिट थोड़ा ज़्यादा दी हुई है। मेल के लिए 20 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के लिए जो है वो परमिसेबल है, और 40 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है वो किसी भी फीमेल को परमिसेबल है। आप उतना पहन के आ सकते हैं। करेक्ट। और कैरी कर सकते हैं या फिर उतने अमाउंट तक। उसके ज्यादा भी अगर आप लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं है कि परमिसिबल नहीं है, परमिसिबल है, लेकिन आपके ऊपर, उसके ऊपर मैंने जैसे बताया सीमा शुल्क, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कस्टम पे करना पड़ेगा, कस्टम्स की ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। उन सभी ड्यूटीज के लिए आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं उन पे भी संपर्क कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमको सबको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया, फैसिलिटेट करने के लिए है। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपको सभी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होंगी और बिल्कुल बिना घबराए आपका इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ही सुखद होगा। करेक्ट जी। न्यूज़ में हम लोग पढ़ते हैं सर कि किसी ने बैग के नीचे सोने का कुछ जेल लाया या कुछ यूरोज बहुत सारे लाए छुपा के, तो वो आप कैसे डिटेक्ट करते हो? देखिए, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, वो तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि टेक्निकल चीज़ें हैं, स्कैनर्स वगैरह होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, उन सबसे हमें पता चल जाता है। दूसरी चीज़ एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग, जो शायद यकीन करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हम लोग नज़रों से भी पहचान जाते हैं। ओके। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है काम करने के बाद कि हमें नज़रों से भी पता चल जाता है कि हाँ, ये आदमी कुछ छुपाना चाहता है। राइट। क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो 100% स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अब तो स्क्रीनिंग बहुत बढ़ चुकी है, 80% 90% स्क्रीनिंग भी कर ली जाती है। और बाकी जो कुछ है वो बॉडी लैंग्वेज से जो है समझ में आता है। बिल्कुल जी। सर, एक कस्टम ऑफिसर का रूटीन कैसा रहता है? आई मीन आपका डे कैसा रहता है? रूटीन आप ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर आप कस्टम्स डिपार्टमेंट में गए हैं या किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले डिपार्टमेंट में गए हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपके अंदर एक जज्बा है देशभक्ति का, तभी आपने ये प्रोफेशन चुना। क्योंकि प्रोफेशन तो बहुत से हैं, और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये जो है ये
ड्यूटी है, ये सेवा है। तो अगर आप सेवा भाव से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होगा। आप Correct. सुबह से लेकर के शाम तक जो भी काम आपको दिया जाएगा उस प्रकार से करेंगे। और सुबह आकर के आपको रिपोर्ट करना होता है, अपने ऑफिसर्स को रिपोर्ट करते हैं आप। उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि किस पर्टिकुलर ड्यूटी में आप हैं और वो ड्यूटी आपको निभानी होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, मैं ये मानता हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक जो भी ड्यूटीज़ हमें मिलती हैं, बड़ा मज़ा आता है देश की सेवा करने में और नागरिकों की भी सेवा करने में बड़ा मजा आता है। करेक्ट। एक कस्टम डिपार्टमेंट जो रहता है सर, एक कंट्री ग्रोथ में बहुत सारा वैल्यू ऐड करता है या हेल्प करता है। जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो एक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कि 10 साल पहले और अभी करंटली चीज़ें कुछ बदली है कस्टम डिपार्टमेंट को लेके? Positive, I mean to say, okay. How it has been improved in terms of adding the growth in the country. ओके। बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस रहे हैं दोनों आपके। तो मैं सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा है मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि जो कस्टम्स का जो आपने ये बोला कि किस तरीके से कंट्री के ग्रोथ में हम हेल्प करते हैं कस्टम्स। देखिए, जो हमारा टैगलाइन है डिपार्टमेंट का वो है देश सेवार्थ कर संचय। यानी देश की सेवा के लिए हम लोग कर का संचय करते हैं। कर मतलब टैक्स होता है। तो ये हमारा टैगलाइन है। तो देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए फाइनेंसेस की जरूरत होती है। अगर आपके देश के पास फाइनेंसेस नहीं होंगे तो आपका देश ग्रोथ नहीं कर सकता। अगर आपको चलना है तो आपको रोड की जरूरत है। आपको अपने यहाँ पे बिजनेसेस को बढ़ावा देना है तो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। करेक्ट। लेकिन वो देश की सरकार कैसे बनवाएगी जब तक उसके पास खुद से अपने एक फाइनेंसेस नहीं होंगे। करेक्ट। तो ये फाइनेंसेस इकट्ठे करने की जो चीजें हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। तो रेवेन्यू में हम लोग भी आते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप बाहर की कंट्री से एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा गोल्ड लेकर के आ रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो सी पोर्ट्स होते हैं वहां पे भी हम लोगों की ड्यूटी होती है। अगर कोई भी चीज आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी एक आयात शुल्क लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। कोई भी चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ड्यूटी लगती है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी ड्यूटीज होती हैं ये हम लोग इकट्ठा करते हैं। हम लोग उनको बताते हैं कि आपको कितनी ड्यूटी पे करनी है। भारत की सरकार ये भी ध्यान देती है कि ड्यूटी जो है वो एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा व्यापार ही जो है उससे तहस नहस हो जाए। करेक्ट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ड्यूटी इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि जो है भारत की सरकार अपने खर्चों को ना उठा पाए। तो इसलिए इस प्रकार से ड्यूटी हम लोग अर्जित करते हैं और वो भारत के जो बोलते हैं संचित निधि, ठीक है, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जिसमें से हम सब पैसे खर्च करते हैं रोड्स के लिए जो सरकार खर्च करती है। तो हम उस संचित निधि में वो धन करेक्ट डालते हैं। तो ये काम है कस्टम्स का बेसिकली। यस। देश सेवार्थ कर संचय। करेक्ट। और जो आपका जो दूसरा जो था कि ये पिछले 10 सालों में कस्टम्स कैसे इम्प्रूव हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कस्टम्स ही नहीं, हमारे इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता हूँ तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। तो क्योंकि मेरी जो है ये तीसरी पीढ़ी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पिताजी भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मैं देखता रहा हूँ कि पहले भी गवर्नमेंट जॉब्स में लोग किस तरीके से काम करते रहे हैं अपने पिताजी के जरिए, और खुद भी मैं करता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि पिछले 10 सालों में जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हैं, वो बहुत सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो गए हैं। बहुत सारे प्रोसेस जो है वो अकाउंटेबिलिटी आपकी तय करते हैं। जैसे कि मैं इस समय कस्टम्स के कोर्ट में पोस्टेड हूँ, तो कस्टम्स के कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, जो भी केसेस हुए, उसका एक ऑनलाइन डेटा है जो हमें दोपहर तक या शाम तक तैयार करना है और वो उस पोर्टल पे डाल देना है। यानी कि शाम तक जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो लोग अपने केस का स्टेटस वो चेक कर सके। ये मैंडेटरी है। ये आपको करना ही है, जो कि 10 साल पहले नहीं था। जो कि 10 साल पहले नहीं था। इतनी अकाउंटेबिलिटी जो थी वो नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कस्टम्स को इंक्लूड करते हुए मैं बात कर रहा हूँ, वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। और इसलिए एफिशिएंट हो गए हैं क्योंकि उनकी एक अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई। करेक्ट। और बहुत सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। वो आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि आप लोग जो जितनी सहायता आज ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं वो शायद 10 साल पहले आप लोग नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस मामले में मैं भारत की सरकार की भी बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर तय करी है, जिसकी वजह से जो नागरिक है, आम नागरिक, उसको बहुत जो है वो ईज मिला है। करेक्ट। आई थिंक रिसेंट गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ आई थिंक सपोर्ट भी गवर्नमेंट कर रही है। बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इंडेक्स होता है, एक इंटरनेशनल इंडेक्स है ये, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और बहुत सारी स्कीम्स के ऊपर भी काम किया है। और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी भी देश की जो हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो जब तक आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स दी हैं जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको बहुत सारी सब्सिडीज भी दी जाती हैं, बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारी स्कीम्स हैं। और ऐसी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई हैं, अम्ब्रेला स्कीम्स जिनको बोलते हैं, जिसके अंडर में हम लोग बहुत सारे टैक्स में जो लिटिगेशन होते हैं, क्योंकि भारत में कैसा है कि पहले जो है वो बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसीज थी वो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन की गई थी। तो कुछ ऐसी स्कीम्स भी लाई गई हैं जिनसे वो लिटिगेशन कम हो गए। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद कुछ ड्यूटी का आपका विवाद हो गया डिपार्टमेंट के साथ में, तो वो कैसा है, जो विवाद होगा ना आपका, वो जब टाइम बढ़ता जाएगा ना, उसके हिसाब से उसकी जो पेनल्टी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो उस टाइप की कुछ स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट, जिन्होंने कहा कि इन विवाद को आप बढ़ाइए मत, इनको सेटल करिए। और वो जो एक्सपोर्टर थे या इम्पोर्टर थे, उनके हक में उन्होंने उसको सेटल करने के लिए डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी, जो कि बहुत अच्छी, जिसने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया हमारे देश में। कस्टम एक टैक्स का प्रकार है या टाइप है जी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है जी कि इंडियन टैक्स सिस्टम जी 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 अगर कंपेयर करते हो आप वेस्टर्न कंट्री से, जी, तो जो टैक्स है इंडिया में बहुत कम है। तो क्या ये मेरा सही ऑब्जर्वेशन है? देखिए, अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो कुछ कंट्रीज से, जैसे अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से आप कंपेयर करना चाहेंगे, तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से हमारा कम भी है, और कुछ कुछ ऐसे भी टैक्स हेवन बोले जाते हैं। कुछ सिंगापुर वगैरह हो गए इस टाइप के, दुबई है, टैक्स हेवन बोले जाते हैं ये लोग, कि आप वहाँ पे बहुत कम टैक्स पे भी काम कर सकते हैं। करेक्ट। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो हम ज़्यादा है हमारा टैक्स हमारे यहाँ पे। तो मैं ये बोलूँगा कि एक मीडियोकर में आप मान के चलिए कि इंडिया में जो टैक्सेस हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, एक मीडियम उसमें है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लेबर चार्जेस वगैरह हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस, कोई भी उत्पादन करना चाहते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या बाहर से कोई सामान बना करके उसके कुछ करना चाहते हैं, तो आपको जो लेबर चार्जेस लगेंगे वो इंडिया में कम है। तो एक चीप लेबर आपको इंडिया में मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पे बिजनेस करने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफ़ी अच्छी है। करेक्ट जी। सर, फॉर एग्जांपल जैसे 10 लाख का कोई शिपमेंट है जी, वो एक्सपोर्ट करना है जी, तो उसको कितना कस्टम पे करना पड़ेगा? ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप क्या उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर होता है। क्योंकि कई चीज़ों के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई चीज़ों के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी बहुत कम है, 5%, 2%, 1%। वो गवर्नमेंट, ये जो चीज़ें होना, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट अकेली बैठ के तय नहीं करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं कस्टम्स के, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक आपस में कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से चाइना को कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना से हम कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए कि ना चाइना का जो डोमेस्टिक बिजनेस है, वहाँ का जो डोमेस्टिक बिजनेस है, उसको भी बहुत ज़्यादा हानि पहुँचे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे भी किसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हानि पहुँचे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँगा। चाइना में करेंसी, वहाँ के कुछ सिक्के हुआ करते थे, कॉइन होते थे, वो बंद हो गए थे बीच में। तो उन्होंने क्या किया कि जब उसकी वैल्यू नहीं बची, क्योंकि वो कॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी, तो उन्होंने उनको डंप किया, और डंप करके वो सारा का सारा जो चीज़ थी वो इंडिया में भेजा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेटल की जो कीमत है इंडिया में, जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनके ऊपर बुरा असर पड़ने वाला था, क्योंकि उन्होंने पूरा वो डंप करके हमारे देश में भेजने की कोशिश। करेक्ट। तो इस प्रकार की अगर कोई हरकत कोई दूसरा देश करता है, तो हम लोग उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। कि आप हमारे देश में कोई भी चीज डंप नहीं कर सकते हैं। मतलब आपके यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं बचा, आपके यहाँ पे आपने उसको कचरा बना दिया है। करेक्ट। लेकिन आपने उसको हमारे देश में इतने कम भाव में भेज दिया कि हमारे यहाँ पे उस मेटल की जो इंडस्ट्रीज थी वो आप बर्बाद ना करें। तो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। यानी कि अब वो चीज जो बहुत सस्ती हुआ करती थी, अगर भारत का कोई इंपोर्टर उसको मंगा रहा है तो उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो सेफ रहेगी। करेक्ट। अपनी भी इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम ड्यूटीज को जो है वो तय करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ में बैठ करके। सर, अभी देखते हो कि वर्ल्ड में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। जी। कंट्री टू कंट्री वी आर ऑन द डोर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या असर पड़ता है कस्टम प्रोसेस में?
देखिए, अगर दो कंट्रीज का रिलेशन इतना खराब हो गया है कि वॉर सिचुएशन आ रही है या फिर और चीज़ें आ रही हैं, तो डेफिनेटली उसका जो है वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी बिजनेस पे पड़ेगा, तो कस्टम्स तो बिल्कुल उसी चीज़ पे, बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। करेक्ट। बाकी आप अगर पाकिस्तान से रिलेशंस देखते हैं, तो जब रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो हम लोग तो मतलब इन चीज़ों को बंद ही कर देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब किस चीज़ में क्या करके इन्फिल्ट्रेशन कर दी जाए हमारे देश में। तो इसका बहुत बुरा असर होता है अगर वॉर सिचुएशंस होती हैं, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। अभी पीछे कोविड की जब महामारी आई, तो चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी बंद कर दी गई थी। सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व ने बंद कर दिया। करेक्ट। तो वहाँ की इकोनॉमी पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ा। तो कस्टम्स का इस पर डेफिनेटली असर पड़ता है इस टाइप की सिचुएशंस का। पैंडेमिक में सर मैं ट्रैवल कर रहा था इंटरनेशनली जी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। ओके। तब उनके एम्बेसी ने ऐसा मुझे बोला कि एक आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जी जी येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट। जी जी। तो उसमें क्या रोल होता है कस्टम डिपार्टमेंट का? इसमें बेसिकली कस्टम्स का तो रोल नहीं है, बट आपने क्वेश्चन पूछा और शायद मैं एक अच्छा कैंडिडेट रहूँगा इसको आंसर करने के लिए, बिकॉज कि मैंने इससे पहले 1 साल पहले ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज अ हेल्थ इंस्पेक्टर APHO में काम किया हुआ। एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, उसमें भी काम किया हुआ था, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में मैं पोस्टेड था वहाँ पे। तो मैंने उस समय इस चीज़ को भी देखा है, और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर इस समय शायद और भी कंट्रीज पे होंगी जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी हेल्थ रिलेटेड, वो आप एक बार एम्बेसी से जरूर आपको ट्रैवल करने से पहले पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जो आपने जैसे बताया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज पे बेसिकली येलो फीवर का एक वैक्सीन है जो कि बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि वो जो बीमारी है येलो फीवर वो अभी इंडिया में नहीं है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि ये बीमारी हमारे इंडिया में फैले। ओके। इसलिए अगर कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन वहाँ से आ रहा है या वहाँ का कोई नेशनल हमारे देश में आ रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप एक वैक्सीन वहाँ से येलो फीवर की लेकर के आइए, और उसको भी लिए हुए आपको 14 डेज पूरे हो जाने चाहिए। करेक्ट। क्योंकि अगर आपके 14 डेज पूरे नहीं हुए तो वो पीरियड हम आपको यहाँ पे क्वारंटीन में रखेंगे। क्योंकि 14 उसका एक असर का एक पीरियड होता है। जब भी आप वैक्सीन लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आज आपने वैक्सीन ली तो कल ही आप इम्यून हो गए पूरे के पूरे बीमारी से, ऐसा नहीं होता है। उसको एक टाइम लगता है, तो 14 दिन का उसमें समय होता है। 14 दिन के बाद ही आपको इंडिया में एंटर करने की इजाज़त है। अगर आप गलती से एयरपोर्ट पे आ भी गए, आपका हमने देखा अगर येलो फीवर का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम आपको क्वारंटीन कर देंगे और उसके बाद फिर आप जा पाएंगे। तो कई लोगों का ट्रैवल ही बहुत कम होता है, मान लीजिए 1 हफ्ते का ट्रैवल है तो उनका तो पूरा ट्रैवल स्पॉइल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके दर्शकों को ये बिल्कुल हिदायत देना चाहूँगा कि आप कभी भी बाहर के किसी कंट्री से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं या इवन इंडिया से किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो आप वहाँ की एम्बेसीज को प्लीज़ कनेक्ट कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि हमें हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, कौन सी वैक्सीन्स कंपलसरी हैं, और कस्टम से रिलेटेड जो है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट से भी पूछ लीजिए कि हम ये चीज़ें ट्रैवल करना चाहते हैं लेकर के, तो क्या क्या उसके ऑब्लिगेशंस हमें फुलफिल करने हैं। सर आई एम श्योर कि आपके वर्क जर्नी में बहुत सारे किस्से हुए रहेंगे। जी, तो कुछ 1-2 किस्से आप शेयर करना चाहोगे सर? पहले तो मैं आपको एक APHO का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था, मैं उसको बताता हूँ। एक अफगान बिजनेसमैन थे, काफ़ी अच्छे नागरिक बोलूँगा अपने देश के थे वो, और वो इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे। उनका शायद 1 हफ्ते का ट्रैवल था, और वो आते हैं और उस समय पोलियो का भी एक वैक्सीनेशन जो है वो हमें मैंडेटरी चाहिए था। तो हमने उनसे पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए पूछा, तो पोलियो का वैक्सीनेशन जो है वो उन्होंने नहीं लिया हुआ था। तो पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए ऐसा है कि आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है हम आपका अरेंज करवाते हैं, पोलियो का वैक्सीनेशन आपको दिलवा देते हैं, बाकी आप जा सकते हैं, फ्री हैं। लेकिन जब पासपोर्ट चेक किया तो पता चला उन्होंने वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री भी विजिट किया हुआ था लास्ट 30 डेज में, तो वो येलो फीवर का वैक्सीनेशन वाला भी इशू आ गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि सर अभी ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का तो आपको 14 डेज क्वारंटीन रहना पड़ेगा यहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, मैं 1 हफ्ते के लिए ही आया हूँ और आप किसी भी तरीके से मुझे छोड़ दीजिए। इंडियंस जो है बहुत वेलकमिंग होते हैं। क्योंकि बिल्कुल सर हम वेलकमिंग हैं और आपकी सहायता के लिए ही हैं यहाँ पे, लेकिन मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया और उनको रिटर्न
काफ़ी मतलब विवाद किया उन्होंने वहाँ पे हाँ, उस चीज़ हाँ। को लेकर के, क्योंकि हाँ, वो हाँ। अपना सारे शेड्यूल बना के आए हुए थे। करेक्ट, बहुत करेक्ट, विवाद हुआ वहाँ करेक्ट, पे और उनको वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा। करेक्ट, तो ये एक मेरा इंसिडेंस है। इंसिडेंस हुआ APHO में। हाँ, हाँ, हाँ। और बाकी कस्टम्स डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। एक मैं जैसे मैंने बताया कि मैं कस्टम्स के कोर्ट में पोस्टेड हूँ, तो मैं सबसे पहला ही केस जब मेरे सामने चल रहा था, तो उस समय कोल स्कैम, अपने को ने सुना होगा, कोल का स्कैम जो था, हाँ, हाँ, हाँ। उसका एक केस था उससे रिलेटेड, वो 2000 करोड़ का केस था। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी साहब हाँ, वो हाँ। आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। हाँ, हाँ। और मतलब मैंने अपने पढ़ाई के दिनों में मुकुल रोहतगी साहब के बारे में बहुत कुछ सुना था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट होती है वो पूरे इंडिया में आप ये मान के चलिए कि सबसे बड़े एडवोकेट हैं वो, जो कि भारत की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो वो वहाँ से हट चुके थे और प्राइवेट किसी उसको फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उनको सामने से देखना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और वो जो आर्ग्यूमेंट था उस समय मुझे मेरी सीट पे कई प्रकार के प्रेशर्स दिए गए, कई प्रकार की चीज़ें मेरे साथ में ऐसी हुई जो मुझे पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिली कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, कुछ और भी प्रकार के प्रेशर्स होते हैं जब आप किसी इंपॉर्टेंट सीट पे बैठते हैं। तो इंटरफेयर करने की कोशिश बिल्कुल होती है, कोशिश होती है, लेकिन यही है कि अगर आप देश की सेवा के लिए बैठे हैं तो आप इन चीज़ों से डगमगाएंगे नहीं और देश की सेवा में बिल्कुल आगे रहेंगे। करेक्ट। तो ये एक दो इंसिडेंट्स थे मेरे जो थोड़े इंटरेस्टिंग थे। यस जी सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जी। फॉर एग्जांपल कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन बाहर जाता है। अच्छा। सेम कोई जैसे आपने अफगानिस्तान के पर्सन का इंसिडेंट शेयर किया। जी आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होते रहेंगे कि जिनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। जी। तो वो सिचुएशन को आप कैसे डील करते हो? फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो पर्टिकुलर कंट्री का कोई आपके पास एक्सपर्ट होता है वो लैंग्वेज समझने के लिए, या आप वो कंट्री को कांटेक्ट करते हो? वो सिचुएशन कैसे आप टैकल करते हो? बेसिकली बहुत सी कंट्रीज से इंडिया में ट्रैवलर्स आते हैं, और जब भी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स को हैंडल किया जहाँ पे, तो इसमें कैसा होता है कि जो एयरलाइन स्टाफ होता है ना वो हमारी हेल्प करता है। हाँ, करेक्ट। क्योंकि जो एयरलाइन स्टाफ है उनको पहले से पता है कि कौन सा पैसेंजर आ रहा है। हाँ, और वो इस टाइप से कुछ लोगों को अरेंज करके रखते हैं। हाँ, जो उनकी लैंग्वेज को समझ सकें। यस। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भी नहीं समझ पाते हैं कुछ लैंग्वेज को, जैसे कि कहीं वहाँ के दूर दराज के इलाकों से या गांव देहात, जो वहाँ के गांव देहात रहे होंगे, वहाँ से कुछ लोग आ जाते हैं। एक बार एक महिला आई हुई थी, किसी अरब कंट्री से आई थी वो, तो ना उनको हिंदी समझ में आ रही थी ना इंग्लिश समझ में आ रही थी, और मुझे लगता है कि वो आउटर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं थी, तो वो साइन लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रही थी। जैसे अगर मैं आपको खाने के लिए पूछना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लैंग्वेज, जैसे साइन लैंग्वेज, तो वो साइन लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रही थी। करेक्ट। और वो एक हेल्थ का फॉर्म था जो उनको फिल करके हमें देना था, वो पूरा फॉर्म खाली था। तो मैंने फ्लाइट के जो स्टाफ थे उनको बुलाया, वो फॉर्म वगैरह, क्योंकि उनके पास डिटेल्स होती हैं, तो वो फॉर्म फिल करवाया। लेकिन जो क्वेश्चंस मुझे उनसे सवाल पूछने थे कि आपको बुखार वगैरह या इस टाइप की कोई शिकायत तो नहीं है, तो वो मैंने काफ़ी कोशिश करी उनको समझाने की, करेक्ट, लेकिन नहीं समझा पाया। तो फिर अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे, थर्मल स्कैनर वगैरह, उनके इस्तेमाल से मैंने अपने जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो हम एयरलाइन के जो स्टाफ होते हैं उनकी मदद से जितना हो सकता है उतना पूरा करते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े कम ज़रूर हो सकते हैं, तो हिम्मत बढ़ानी पड़ती है, और रिसोर्सेज कम रखने पड़ते हैं या रहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। करेक्ट जी। सर, आप यूपी से आते हो, उत्तर प्रदेश से। जी। यूपी एक ऐसा स्टेट मैं मानता हूँ जहाँ से बहुत सारे हार्ड वर्किंग स्कॉलर्स और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स निकलते हैं। जी। तो ऐसी क्या बात है यूपी के मिट्टी में? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस सवाल के साथ एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि स्कॉलर्स बहुत सारे निकलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी बनारस से ही सीट से इलेक्शन लड़ते हैं और देश की गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश और बिहार जो है उनकी गिनती बीमारू स्टेट्स में होती है। तो ये तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल बहुत टैलेंटेड हैं लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत मेहनती भी हैं और सभी फील्ड्स में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में
ज़्यादातर आपको उत्तर प्रदेश के लोग ही मिलेंगे। हम्म। और वहाँ की मिट्टी ने बहुत प्रतापी राजाओं को भी जन्म दिया है। करेक्ट। कन्नौज जो राजधानी थी हमारे राजा हर्षवर्धन जी की, उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी फर्टाइल है। गंगा यमुना का प्रदेश है वो, तो फर्टाइल लैंड है, रिसोर्सेज भी काफ़ी हैं हमारे पास, प्राकृतिक रिसोर्सेज, जंगल हुए, बाकी सब चीज़ें भी, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और लोग भी टैलेंटेड हैं, तो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जो एक दो कुछ कमियां हैं, जैसे जातिवाद हो गया, जातिवाद का एक जहर जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के बीच में है घुला हुआ, जिसकी वजह से जो सरकारें जो भी आती रही हैं उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। इसीलिए लोगों ने अपना खुद का मेंटल डेवलपमेंट करके अपने हिसाब से रोजगार को ढूंढने का प्रयास किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने आप को स्ट्रांग बनाया, अपने आप को स्ट्रांग बनाया। तो विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ने का जो देश है उसी को मैं उत्तर प्रदेश कहूँगा। सर, एक मेरा फ्रेंड था यूपी से। जी जी। वो हमेशा अयोध्या या भगवान श्री राम की बहुत बातें करता था, वो बहुत अटैच था। तो ऐसी कुछ खासियत है वो जगह में कि लोग अटैच हो जाते हैं, या आपका कोई एक्सपीरियंस है उसको लेके? जी जी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो बेसिकली 3 ऐसे मुख्य जगहें हैं वहाँ पे जो हिंदुत्व में उनका बहुत ज़्यादा उल्लेख है। एक, जैसा आपने बोला, अयोध्या, हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या। एक मथुरा जी, जो कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है। और एक हमारी काशी, जो कि बोला जाता है कि भोले शंकर की नगरी है और सबका जो अंत स्थान है वो काशी ही है। यानी कि अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो ये कहा जाता है कि अस्थियां जो विसर्जित की जाती हैं वो सभी की सभी अस्थियां अंततः जो है वो काशी ही पहुंच जाती हैं। तो सबका जो, जिसको बोला जाता है डेस्टिनेशन जो है वो काशी ही है, फाइनल डेस्टिनेशन वो काशी है। तो वो तीनों चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई भी वासी होगा तो इन तीनों चीज़ों से बहुत अटैच्ड होगा। और राम जी जो है वो पूरे भारत के ही रगों में बसते हैं। करेक्ट। हम लोग वहाँ पे जो है अगर किसी को मिलते हैं तो जैसे नमस्ते हुआ या ग्रीटिंग जो स्टार्टिंग में देते हैं तो हम लोग राम राम बोलते हैं। करेक्ट। हरियाणा बेल्ट हमारा, पंजाब बेल्ट हो गया, इवन महाराष्ट्र में भी राम राम बोलते हैं, राम का नाम लेते हैं। जी जी जी। और उत्तर प्रदेश में जो है हम लोग जय सिया राम, जय सिया राम, तो ये हमारा एक ग्रीटिंग है। तो राम तो हम लोगों के रग रग में बसते हैं। और अयोध्या जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि मेरे पिताजी दिल्ली में जो है वो भी सरकारी नौकरी में ही थे। ये मेरी तीसरी पीढ़ी है सरकारी नौकरी में। तो जब हम लोग अयोध्या जी से गुजरा करते थे, ट्रेन से जब जाते थे, तो मेरा कई बार दिल होता था कि मैं अयोध्या में जाऊं, लेकिन मैं उतरता था स्टेशन पे और चरण स्पर्श करता था वहाँ की भूमि के और हमेशा बैठ जाता था। कभी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं अयोध्या नगर में अंदर जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं है यहाँ पर, तो मेरा जाना व्यर्थ है। तो एक एनर्जी थी वहाँ पे जो एक तरीके से ये बिल्कुल सूना सूना महसूस होता था। ओके। और अब सुनने के बाद भी कि हाँ प्रभु श्री राम का इतना भव्य मंदिर वहाँ पे बना है, तो एक एनर्जी अलग ही फील होती है। एक अट्रैक्शन जो है वो उस भूमि से होता है हमारा। ओके। और प्रभु श्री राम के लिए तो मेरा इतना अटूट प्रेम है कि मैंने उनके ऊपर एक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए एक गाना खुद स्वयं लिखा, उसे गाया भी और यूट्यूब पे भी डाला, पधारो मेरे राम। और मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने का भी शौक है। अलग अलग जगहों पे रहा हूँ, पंजाब में रहा हूँ मैं, हरियाणा में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, लखनऊ में रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र में भी हूँ। तो मैंने हिंदी के बाद में फिर एक मराठी लैंग्वेज में भी आला माझा राम करके एक और गाना मैंने बनाया। और वो लिख करके कुछ मुझे मुश्किल हुई उसमें, लेकिन मैंने अपने कुछ मराठी फ्रेंड्स की सहायता लेकर खुद लिखा उसे और खुद ही गाया। तो राम जी से तो मेरा बहुत अटूट प्रेम है। करेक्ट। एक्चुअली मैं सर एक रिसर्च कर रहा था पॉडकास्ट के पहले जी, तो आपका यूट्यूब चैनल भी मैंने देखा। जी। तो वो कैसी जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब की, और उसके बारे में कुछ अगर इंटरेस्टिंग स्टोरीज है तो प्लीज़ बताइए सर। तो ये यूट्यूब चैनल भी वही प्रभु श्री राम की कृपा है। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर के मैंने पहला गाना अपना जो है वो लिखा। लिखता मैं बहुत पहले से हूँ, मैं 6 या 7 वर्ष का था तभी से मैं लिखता था, कविताएं लिखता था, बाकी चीज़ें लिखता था, बट सिंगिंग का कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो ऑफिस में ऐसी कुछ एक गेट टुगेदर था, वहाँ पे एक माइक वगैरह दे दिया किसी ने हाथ में, आप गा दीजिए। तो भक्ति थोड़ा सा
उमड़ के आ जाती है, तो उसमें मैंने एक गाना गाया, कृष्ण भगवान के ऊपर था, तो लोगों को पसंद आया। उन्होंने कहा कि आपको इसको आगे लेके जाना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। तो मैंने गाना लिखा, स्टूडियोज में वगैरह बात किया और शुरू किया अपना। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि एक रीजनल लैंग्वेज के साथ में भी गाना शुरू करना चाहिए, तो मैंने एक फिर मराठी लैंग्वेज में भी सेम राम भजन अपना गाया। उसके बाद और भी 3-4 गाने और हैं, भारत के विकास के लिए भी मैंने गाना गाया है। और यूट्यूब पे मेरा नारा भी है कि जय भारत जय श्री राम। अच्छा। तो मैं एक तरीके से अपने भारत की जो परंपरा है और हमारे जो भारत की जो विशिष्टताएं हैं वो मैं चाहता हूं कि हमारे यूथ तक पहुंचे। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही बेहद खूबसूरत संस्कृति है। जी सर। अगर हम उस धरोहर को संजोते हुए और साथ में हम साइंस को भी और इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो ये इतना खूबसूरत संगम बनेगा कि हमारा देश जो है वो उसको विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट जी। यस सर। उसी चैनल में मैंने आई थिंक देखा नेहा राठौड़ जी उनके ऊपर एक आपने रोस्ट वीडियो भी बनाया है। जी। एक्चुअली नेहा राठौर जी जो है वो जो उत्तर प्रदेश की जिस बेल्ट से मैं बिलोंग करता हूँ वो पूर्व की बेल्ट है, पूर्वांचल भी कहा जाता है उसको। वहाँ की एक बहुत बड़ी गायिका है और काफ़ी नाम है उनका। कई मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, नेहा सिंह राठौर जी के। और मैं काफ़ी इज्जत भी करता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने भोजपुरी जो भाषा है उसके लिए काफ़ी काम किया है। और भोजपुरी भाषा में कुछ अश्लीलता भरे कुछ गाने भी और कुछ लोगों ने इस टाइप की भी चीज़ें करी हैं, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। ओके। तो इस वजह से मैं उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने हमारी भाषा को ऊपर उठाने की कोशिश करी, उसे स्वच्छ करने की कोशिश करी। लेकिन इसी में साथ साथ में उनके कुछ विचार जो हैं वो थोड़े से पॉलिटिकल विचार भी उन्होंने अपने एक्सप्रेस किए हैं। और उन विचारों में वो अगेंस्ट जाते जाते उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कुछ चीज़ें अगेंस्ट में बोल दी, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी कि यहाँ पे विकास नहीं है या इस तरीके से। बिल्कुल सहमत हूँ मैं, आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक जो भाषा की शालीनता है, आप देश के अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं करेक्ट तो डेफिनेटली आपको एक भाषा की शालीनता जो है उसका ध्यान रखना ही चाहिए। तो वो शालीनता उन्होंने कई जगहों पे कई बार ब्रेक करी और मुझे उसका काफी कष्ट हुआ उस बात का। आई थिंक उनका वो वीडियो वायरल भी हुआ था। जी, देशवा में काबा या फिर उन्होंने चौकीदार चोर इस टाइप के काफी भद्दे टिप्पणियां करी। तो उसी प्रकार से उन्हीं की लैंग्वेज में मैंने उनको जवाब दिया अपने रोस्ट वीडियोस में, जिसे काफी पसंद किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। और इवन वो गीत उन तक भी पहुंच गया, नेहा सिंह राठौर तक भी पहुंच गया। तो उन्होंने भी आकर के उस पर कमेंट किया, बढ़िया करके उन्होंने बोला उसको। तो मैं मानता हूँ कि भाई एक अच्छी महिला है, तभी उन्होंने आकर के अप्रिशिएट किया। करेक्ट। और मैंने भी अपनी भाषा की शालीनता को खो करके उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला था, सब कुछ बड़े शालीनता से। और एक महिला है तो और भी शालीनता से बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक मैसेज था कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगी तो देश की जनता भी आपको कुछ ना कुछ तो जवाब जरूर देगी। करेक्ट। आई थिंक रोस्ट कॉमेडी या रोस्ट रिप्लाई एक डिफिकल्ट काइंड ऑफ ये है। आप इतने रोस्ट कॉमेडी करनी है तो आपको बहुत सारे एंगल से सोचना पड़ेगा। और जो वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, वो पॉजिटिव भी लेते हैं रोस्ट कॉमेडी जो है। बिल्कुल। आई थिंक वो इंडिया में थोड़ी अभी एक्सप्लोर हो रही है। वहाँ पे इंडिया में इस फील्ड में काफ़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि उनके काफ़ी फैंस हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो काफ़ी मेरे अगेंस्ट भी है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी स्वयं आशुतोष नाम से मेरा जो अकाउंट है उस पर भी मैंने इस टाइप की वीडियोस पोस्ट किए। तो काफ़ी हेट मिला मुझे, जो उनके समर्थक थे वो लोग आकर के। और मेंटालिटी लोगों की ऐसी है, क्योंकि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, हमारे उत्तर प्रदेश में भाभी को भौजी कहा जाता है। तो नेहा राठौर जी बेसिकली बिहार से हैं, उनकी शादी हुई है उत्तर प्रदेश में। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की भाभी हुई। तो मैंने उसी लिए उनको भाभी से संबोधन किया, भौजी बोला। उस शब्द के ऊपर भी कई लोगों ने कमेंट किया कि आपने भौजी क्यों बोला, भाभी क्यों बोला, दीदी बोलिए आप। तो मैंने कहा भाभी भी माँ समान है। तो मैंने उनको बिल्कुल एक रिलेटेबल चीज बोली है। उनको खुद भी गुस्सा नहीं आया इस बात पे, उनको खुद ये चीज अच्छी लगी। तो रोस्ट वीडियोस के लिए अभी भी ऑडियंस जो है उसको इवॉल्व होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मेंटल लेवल जो है हमारे यहाँ पे लोगों का अभी उतना नहीं है। करेक्ट। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें परिस्थितियाँ बदल रही हैं। और डेफिनेटली जो है हमारी ऑडियंस भी और मैच्योर होगी समय के साथ साथ। सर थैंक यू, आप आए मेरे शो में जी। और बेसिक से बेसिक आपने जिस
अपने जिस लेवल से आपने एक्सप्लेन किया है जी। डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को हेल्प होगा। और बाकी के भी बातें बहुत सारी शेयर की, मुझे भी पता चला यूपी कल्चर के बारे में। जी जी जी। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। वेंकटेश जी, प्लेजर इज़ ऑल माइन, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू और अपने इस शो के थ्रू। जी तो आपको आपके फ्यूचर के लिए, और आप जिस सहज अंदाज में अपने क्वेश्चंस को और जो स्पीकर है उसको अपनी बातें बोलने का जो अवसर देते हैं, वो आपको डेफिनेटली बहुत आगे तक लेके जाएंगी। जी सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये एपिसोड स्पॉन्सर किया है हॉस्मार्ट नाम की कंपनी ने। हॉस्मार्ट एक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है जो आपके हॉस्पिटल्स सक्सेसफुल और प्रोफेशनल वे में रन करने में भी हेल्प करती है। डेफिनेटली मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।